नमस्कार दोस्तों। आज डिस्कस करेंगे संविधान का एमसीक्यू पार्ट 2। तो पहला प्रश्न यह है कि भारत सरकार भारत की संचित निधि की सुरक्षा पर उधार ले सकती है। भारत सरकार भारत की संचित निधि की सुरक्षा पर उधार ले सकती है। कौन से अनुच्छेद के तहत बताइए जरा, मैसेज कर दीजिए। दो सौ बानवे 292। तो अगर आपको उधार शब्द आ गया, तो आपको आंख पीच कर आपको 292 ओके करना है। ओके, देखिए 290 कोई विशेष नहीं है, छोड़िए। और जो 260 भी है, 260 जो है पेंशन आदि से संबंधित है, पेंशन आदि से संबंधित है। जैसे न्यायालय के जो जज वगैरह हैं या आयोग हैं, उनके जो अधिकारी हैं, उनकी पेंशन आदि से, पेंशन भत्ते से। और 265 जो है, 265 है भारत के बाहर अगर कोई राज्य क्षेत्र है, अगर कोई राज्य क्षेत्र है तो उसके संबंध में संघ की अधिकारिता। भारत के बाहर कोई राज्य क्षेत्र, कोई रियासत है या कोई देश है, तो उसके संबंध में संघ के पास यानी कि केंद्र सरकार के पास क्या क्या अधिकार हैं। ओके, तो ये है 265 में। आपको उधार ये पहले भी पूछा जा चुका है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये प्रश्न परीक्षा में आ चुके हैं और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उधार तो 292। अगला प्रश्न, संविधान की आत्मा बताइए। संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? ऑप्शन दिए गए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, डीपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल अर्थात नीति निर्देशक तत्व, एफआर मतलब मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना। हाँ जी, प्रस्तावना। लेकिन किसने कहा? किसने कहा? यस, कुछ लोगों का रॉन्ग है लेकिन बहुत कम लोगों का सही है। किसने कहा बताइए जरा? यस, ठाकुर दास भार्गव। ये किसने कहा? ठाकुर दास भार्गव। ये जो संविधान सभा थी उसके एक विद्वान सदस्य थे। उन्होंने संविधान की आत्मा कहा प्रस्तावना को, और प्रस्तावना को ही कुंजी भी कहते हैं। संविधान की कुंजी किसको कहते हैं? यस, कुंजी नहीं, कुंजी। कुंजी किसको बोलते हैं? प्रस्तावना को। अब ध्यान दीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार अर्थात अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं, अर्थात बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार, प्रच्छा, ये सब हम पढ़ चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं एक एक के बारे में क्या क्या चीजें हैं। ओके, तो ये क्या है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं। तो इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला है संविधान की हृदय और आत्मा। क्या? हृदय प्लस आत्मा। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर आत्मा बोला जाए तो ठाकुर दास भार्गव, और अगर हृदय और आत्मा बोला जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। और एक बार अगर ऐसा प्रश्न आए तो इंग्लिश वर्जन जरूर देख लें, इंग्लिश वर्जन जरूर चेक कर लें, फिर आपका जो आंसर है बिल्कुल सही होगा। हार्ट एंड सॉल। ओके, तो क्लियर हो गया है? आगे बढ़ते हैं। संविधान अंगीकृत कब हुआ? कई बार पढ़ा है, ठीक है ना, कई बार हमने सब पढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ी मिस्टेक हो जाते हैं कई बार, ठीक है ना। आसान प्रश्नों में क्वेश्चन जो है उत्तर मिस्टेक करते हैं, और 5-6 अगर गलत हो गए तो हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो देखिए, यहां भी 9 है और यहां भी 9 है, खत्म कहानी। 26 नवंबर 1949। अंगीकृत मतलब जब बन गया, ठीक है ना। अंगीकृत मतलब अंग में आ गया, अपने पूरा अंग बन गया, ओके ठीक है। लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950, पता है आप सबको, ठीक है। तो यहां भी 9 है, यहां भी 9 और 9, ओके, दोनों जगह 9 है। आगे बढ़ते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा फंडामेंटल मतलब मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया?
संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया? बताइए जरा। 40वां, 42वां, 46वां, 44वां? गुड, 44वां। देखिए 44वां हुआ था 1978 में हुआ था ये, और इसमें संपत्ति के अधिकार को, मौलिक अधिकार इसको हटा दिया, क्योंकि कुछ लोगों के पास तो बहुत पैसा था, बहुत असीम संपत्ति थी, बहुत जमीन थी, रियासतदार थे, ठीक है, रियासत भले ही छूट गई लेकिन उनके पास काफी जमीन थी, और कुछ के पास यह है कि एक जो उनकी एक समय का खाना खाने को तक नहीं था। तो सरकार ने प्रयास किया कि उनको जमीन दे दी जाए, और भूदान आंदोलन चला था, आपको याद होगा, विनोबा भावे जी ने चलाया था भूदान आंदोलन, यानी कि आप जिनके पास जमीन है वो इनको जमीन दीजिए। ओके, तो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसके अलावा इसमें एक और विशेष बात की गई थी कि इसमें जो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के तहत लगाते हैं? बताइए जरा। यस, 352 के तहत। 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपात लगाते हैं, तो इसमें 78 में उसमें एक शब्द था, किस आधार पर? आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के स्थान पर कर दिया इसमें सैन्य विद्रोह। क्या कर दिया? सैन्य विद्रोह। आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह कर दिया। पहले इसमें आंतरिक अशांति शब्द लिखा था जिस आधार पर राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद इसमें सैन्य विद्रोह कर दिया गया, क्योंकि 1975 में सत्ता पक्ष द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया, और जो विरोधी दल के, जितने भी विरोधी दल के नेता थे, सबको जेल में डाल दिया गया। तो भविष्य में इसका दुरुपयोग ना हो, इसके लिए 352 का जो आधार है वो आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह कर दिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए 42, 40 छोड़िए और 46 भी छोड़िए, काम का नहीं है, टाइम वेस्ट करना बेकार है। 42वां, देखिए 42वां जो है 1900 ये हुआ 76 में। 42वां कब हुआ? 1976 में 42वां हुआ, और इसमें देखिए इसमें विशेष बात क्या हुई, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। यस, इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि बहुत छोटा संविधान। इसमें सबसे पहले बात, विशेष बात पढ़ेंगे। देखिए इसमें प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ, और प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है। पूछा जाता है कितनी बार संशोधन हुआ? एक ही बार संशोधन हुआ, और वो हुआ 1976 में हुआ, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। और इसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए। आपने सुना है कई बार। ओके, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, एकता, अखंडता शब्द जोड़े गए। इसके अलावा इसमें 10 मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई अनुच्छेद 51 के माध्यम से। 51 के 51A। ओके, और इसके अलावा इसमें जो लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल था वो 5 साल से कर दिया गया 6 साल। 5 साल से क्या कर दिया गया? यस, 6 साल कर दिया गया। और विषय एक और बात ये थी, इसमें जो वन संपदा जो थी हमारी, वन थी, या जो शिक्षा थी, या जो जनसंख्या नियंत्रण है, जनसंख्या नियंत्रण, इसको समवर्ती सूची में, राज्य सूची से समवर्ती सूची में इसको डाल दिया गया। वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण को किस में डाल दिया गया? बताइए जरा, बताइए। यस, समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची में केंद्र भी कानून बना सकते हैं इस पर, और राज्य भी। और हालांकि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पास किया और इस पर कानून बना रही है, लेकिन संघ के पास भी शक्ति है कि इस पर कानून बना सके। तो पूछा जा सकता है वन किस सूची का विषय है, शिक्षा किस सूची का विषय है, और जो जनसंख्या नियंत्रण है किस विषय
किस सूची का विषय है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संसद में कौन कौन सम्मिलित है? संसद लोकसभा या राज्यसभा से संसद बनती है, या लोकसभा प्लस मंत्रिपरिषद से संसद बनती है, या राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा से, या राष्ट्रपति और लोकसभा से? बताइए जरा। हाँ जी, यस, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में पदभार कौन संभालेगा? बताइए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और सीजेआई। ठीक, यस, सीजेआई। देखिए अनुच्छेद 70 में ये लिखा है, ठीक है भाई, राष्ट्रपति नहीं है तो कोई बात नहीं, वाइस प्रेसिडेंट संभाल ले, और वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो संसद को अधिकार दिया गया है, जैसा संसद उचित समझे, जैसा वो उचित प्रबंध करे। तो इसके लिए राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के तहत यह प्रावधान किया गया कि अगर उपराष्ट्रपति महोदय नहीं है तो सीजेआई महोदय संभालेंगे, ओके, और सीजेआई महोदय नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे, वो उनके कार्यों का निर्वहन करेंगे। ओके, क्लियर? आगे देखिए, दो अधिवेशनों के बीच इससे अधिक समय का अंतर नहीं होना चाहिए। दो अधिवेशनों के, संसद के दो अधिवेशनों की बात चलिए, 6 माह, 4 माह, 5 माह, 3 माह, बताइए फटाफट, फास्ट। हाँ जी, बिल्कुल सही, 6 माह। आगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उनके सामान्य कार्यकाल के पूर्व ही हटाया जा सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को क्या कार्यकाल के पूर्व हटाया जा सकता है? यस, बिल्कुल हटा सकते हैं। ऑप्शन, संसद के दोनों सदनों के संस्तुति पर, स्वयं विवेक के आधार पर राष्ट्रपति, या मंत्रिपरिषद, या संसद द्वारा। बताइए जरा कौन सा ऑप्शन सही है? यस, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ चुका है, पहले भी आ चुका है। देखिए, दोनों सदनों के विशेष बहुमत का मतलब है 2/3, ओके, और प्लस राष्ट्रपति महोदय साइन कर देंगे तो गए, चाहे सीजेआई हो चाहे और जज हो। आगे बढ़ते हैं। कौन सर्वोच्च न्यायालय है अपने आप में? कौन सर्वोच्च न्यायालय अपने क्षेत्र का? मजिस्ट्रेट का न्यायालय, आयुक्त का न्यायालय और उपायुक्त, ये आयुक्त दो बार, ये उपायुक्त है, उपायुक्त का न्यायालय, या राजस्व मंडल? बताइए जरा। राजस्व मंडल, ये इंपॉर्टेंट है, फंसाने वाला है, परेशान करने वाला है, और ये आत्मा वाला भी परेशान करने वाला है, ठीक है, गड़बड़ी इसमें हो जाती है। देखिए, समस्या ये नहीं है कि हमने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई तो आप कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा में क्या आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए है कि पहले क्लियर कर लो एकदम सॉलिड। आगे बढ़ते हैं। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, संविधान, या संसद? बताइए जरा। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री महोदय में। भाई वास्तविक, ठीक है, मंत्रिपरिषद तो पूरा काम कर रही है, लेकिन वास्तविक जो प्रधानमंत्री महोदय के दिमाग में आ रहा है, जो उनको सही लग रहा है, जो डिसाइड कर रहे हैं, बाकी तो उसी को फॉलो कर रहे हैं ना। तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है प्रधानमंत्री महोदय में है। ओके,
मंत्रिपरिषद की व्याख्या अनुच्छेद 74 में की गई है, पता है आपको। क्या? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ओके, जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति महोदय कार्य करेंगे, ओके। एक बार मंत्रिपरिषद की सलाह को वो वापस कर सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा वही बोल दिया तो फिर उनको उनकी बात माननी पड़ेगी और उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जाया जा सकता, ओके। तो 74 भी आपका कंफर्म हो गया। तो आपको बहुत सारे इसमें फैक्ट्स क्लियर हो गए, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 10 इससे आगे बढ़ते हैं।